जय किसान साथियों, जैसा आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में केंद्र सरकार 3 कृषि अध्यादेश लेके आई है। एक के बाद एक 3 ऐसे कानून सरकार बनाने जा रही है जिससे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सरकार एक और ये कह रही है कि इन तीनों कृषि अध्यादेश से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। ये तीनों कृषि अध्यादेश क्रांतिकारी कदम है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी सूरत हाल बदलने के लिए। लेकिन इन तीनों कृषि अध्यादेशों का पुरजोर विरोध पूरे देश के किसान संगठन, किसान नेता और देश भर के किसान कर रहे हैं। और अब तो इन कृषि अध्यादेशों का विरोध मध्य प्रदेश में मंडी के कर्मचारी भी करने लगे हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन 3 कृषि अध्यादेश में ऐसा क्या है जिस के कारण इन अध्यादेशों का प्रत्येक किसान विरोध कर रहा है। सरकार क्या कह रही है, सरकार की दलील क्या है और असली हकीकत क्या है, और इन तीनों कृषि अध्यादेशों के पीछे का खेल क्या है, वो खेल आपको समझना होगा साथियों। क्योंकि ये तीनों कृषि अध्यादेश जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तीनों को इसीलिए लाया गया है कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाए। तो व्यापारियों को कैसे फायदा पहुंच रहा है, किसान का कैसे शोषण हो रहा है, इस बात को हम आज विस्तार से जानेंगे। पहले आप जानिए कि 5 जून 2020 को वो 3 कृषि अध्यादेश आए, जिसमें पहला कृषि अध्यादेश था कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। दूसरा कृषि अध्यादेश था आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020। तीसरा कृषि अध्यादेश है मूल्य आश्वासन एवं बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020। तो एक एक करके हम इन कृषि अध्यादेशों को समझते हैं। पहला कृषि अध्यादेश जो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। साथियों, ये वो अध्यादेश है जिसके माध्यम से सरकार एपीएमसी मंडी यानी हमारी जो सरकारी कृषि मंडी होती, कृषि उपज विपणन समितियां जो होती हैं, जो पूरे देश भर में लगभग 6500 एपीएमसी की मंडियां हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। अब सरकार ये छूट देने जा रही है कि किसान अपना उत्पादन कहीं भी किसी को भी बेच सकता है, खेत से भी बेच सकता है। सरकार कह रही है कि भाई कहीं से बेचो, खेत से बेचो, किसी को भी बेचो, और सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा, लेकिन प्राइवेट मंडी जो व्यापारी खोलेगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्राइवेट व्यापारी को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बाहर जाके खुले मन से बेच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का खेल समझिए साथियों। 6500 मंडियां हैं, मंडी कर्मचारियों की तनख्वाह किसानों और व्यापारियों के टैक्स से निकलती है। तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेट मंडी में लोग जाने लगेंगे। जब टैक्स नहीं लग रहा है तो व्यापारी सरकारी मंडी में क्यों जाएगा, और जब सरकारी मंडी में नहीं जाएगा तो सरकारी मंडियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप दूसरा खेल समझिए। कृषि मंडी के कर्मचारी तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, लेकिन किसान के साथ चोट क्या होगी। आज सरकारी मंडी में भी समर्थन मूल्य से नीचे व्यापारी गैंग बना के खरीदते हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकारी मंडी में खरीद रहे हैं, इसलिए कि जब कोई व्यापारी गबन करके भाग जाता है या पैसा नहीं देता है तो सरकार का उस पर एक अंकुश होता है। हम सरकार का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो उस सरकारी मंडी में पंजीबद्ध एक व्यापारी होता है। लेकिन जब पूरी मंडी प्राइवेट हो जाएगी तो जो दाम वो वहां गिराते हैं उससे ज्यादा दाम गिराएंगे, क्योंकि अब तो मंडी भी उनकी है और सरकार का कोई अंकुश नहीं रहेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी जो होती है वो केवल और केवल काय में होती है, सरकारी खरीद में होती है। तो प्राइवेट मंडी में थोड़ा बहुत जो भी मिलता है, लेकिन उसमें सरकारी मंडी में थोड़ा बहुत अभी तक जो मिलता है उसमें एक गारंटी ये होती है कि सरकार हमारा संरक्षण करेगी, व्यापारी से हमारा पैसा दिलवा देगी। लेकिन अब खेल क्या होगा, अब खेल ये होगा कि प्राइवेट मंडी में अगर व्यापारी भाग गया तो व्यापारी से सरकार कहेगी क्या, सरकार लगवाएगी हमको चक्कर, क्योंकि वो तो मंडी प्राइवेट थी, प्राइवेट आदमी की मंडी थी, उसने आपसे तय कर लिया, उनने सब किसानों को बुलाया, खरीदा, पैसे नहीं दिए तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे। क्या वो सरकार के अधीन है? नहीं। जब सरकार उससे टैक्स ही नहीं ले रही है तो सरकार के अधीन कैसे होगा। और दूसरी बात समझिए, जब प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, सरकार मंडियों का निजीकरण कर देगी। और इस बात की शुरुआत भी हो चुकी। शिवराज सिंह जी ने तो सबसे पहले कह दिया कि प्राइवेट मंडी खोलिए, कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसका नतीजा क्या हुआ, जब यह घोषणा शिवराज सिंह जी ने करी, मक्का का एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा, मूंग का एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा। 7196 की मूंग 5200, 5300, 5500 और 6000 तक की बिकी, क्योंकि मानसून सर पे था, बारिश आने वाली थी। हमारे पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो खेल समझिए, खेल यह है कि व्यापारी अपनी निजी मंडी बनाएंगे, मोनोपोली करके रेट बुरी तरह गिराएंगे, सरकार का उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। और चूंकि सरकार ने दूसरा कृषि अध्यादेश जो लाया है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, यानी पहले एक अधिनियम जो बना था
कि भैया एक सीमा से ज्यादा कोई भी भंडारण नहीं कर सकता है, और सरकार अब उस नियम को तोड़कर अनलिमिटेड भंडारण की व्यवस्था देने जा रही है और तिलहन, दलहन और अनाज को आवश्यक वस्तु की सूची से निकालने जा रही है। सरकार की दलील क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन खेल समझिए, प्राइवेट मंडी हो गई, प्राइवेट व्यापारी ने खूब सारा अनाज औने पौने दाम पे किसान से खरीद लिया और उसका भंडारण करके रख लिया, यानी जमाखोरी करके रख ली, क्योंकि अब तो वो कितनी भी जमाखोरी कर सकता है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम से अगर अनाज, दलहन, तिलहन को हटा दिया गया तो आने वाले समय में सरकार आपकी फसल नहीं खरीदेगी। इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश। यहां पर ना मक्का सरकार ने खरीदी, ना मूंग सरकार ने खरीदी। उठा के कृषि मंत्री जी ने 2 लाइन कह दी कि भाई साहब हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं, इसलिए हमने नहीं खरीदा। लेकिन अब यह आने वाली फसलों पे और होगा। आने वाली तमाम फसलें, चाहे आपकी धान की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, हर फसल पे इसी प्रकार सरकार कह देगी हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। और चूंकि आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन को हटा दिया गया है, तो अब इस बात में भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि सरकार एमएसपी यानी समर्थन मूल्य घोषित करेगी भी या नहीं। यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज लग चुका है। अब बात करते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में। मैंने कहा आपसे जमाखोरी बढ़ेगी। जमाखोरी बढ़ेगी तो क्या होगा? एक व्यापारी ने अपनी प्राइवेट मंडी खोली, उसने वहां से औने पौने दाम पे किसान से खरीदा, बहुत आयात में जमा करके रख लिया। इससे मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, यानी मानव के द्वारा जो व्यापारियों के द्वारा एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी यानी अभाव बताया जाएगा कि साहब दाल नहीं है मार्केट में, साहब गेहूं नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में जब किसी चीज की आवक कम हो जाती है तो उस उत्पादन का मूल्य बढ़ जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो ये डिमांड अपने आप बढ़ने लगेगी और सप्लाई कम कर देंगे, तो आप भूखे तो नहीं रह सकते ना। औने पौने दाम से लेके महंगे दाम तक जितने का भी अनाज मिलेगा आम जनता खरीदेगी, और गाली किसको पड़ेगी? किसान को। यानी आम जनता की जो जेब है उस पर चोट होगा, गाली बकेगा वो किसान को कि किसान महंगा दे रहा है, और व्यापारी मौज मारेगा। यह है पूरा खेल। ये दोनों अधिनियम आपस में लिंक्ड हैं, ये मैंने आपको बताया। पहला, मंडियों का निजीकरण करना, 6500 एपीएमसी मंडी जो है उनको धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाना। उसके बाद व्यापारी को खुली छूट देना कि वो कहीं से भी कितने भी दाम में खरीद ले, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी तो कम से कम सरकारी खरीद होती है, तो समर्थन मूल्य की खरीदी पे जब नहीं होती है, लंबी लंबी लाइनें लगते हैं, सरकार पे दबाव बना लेते हैं। क्या प्राइवेट व्यापारी पे हम दबाव बना पाएंगे? और इन प्राइवेट व्यापारियों के पीछे बड़े प्लेयर्स कौन होंगे? कॉर्पोरेट, यानी बड़े बड़े प्लेयर्स, अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं, जो बहुतायत में गेहूं, दाल का आयात निर्यात करते हैं, वैसे उद्योगपति इन छोटे छोटे व्यापारियों के पीछे खड़े हो जाएंगे। और इन शाखाओं की मूल जो जड़ होगी वो होंगे अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति। क्या हम आप उनसे लड़ पाएंगे? अगर पैसा, अनाज खरीदने के बाद पैसा देने का मना कर दिया तो क्या हम उन पे केस करके जीत पाएंगे? कितने केसेस पेंडिंग है रेवेन्यू कोर्ट में। उनका कोई जमीन जायदाद का केस जो चलता है एसडीएम के, कलेक्टर के कोर्ट में, उनका कोई निर्णय हो पाता है? नहीं हो पाता है साथियों। तो समझिए खेल तीसरे अध्यादेश का। तीसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन बंदोबस्ती सुरक्षा समझौता अधिनियम 2020। इस अध्यादेश में क्या है? कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग यानी एक बड़ा उद्योगपति छोटे लोगों को आगे करके किसान से 5 साल 10 साल के लिए उसकी खेती कॉली पे, यानी उधार पे, उधार जो अपन समझौता करते हैं, कॉली पे देते हैं, हमारी भाषा में कॉली कहते हैं, आपकी भाषा में 10,000 रुपए बीघा या 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से आप उसको जमीन देते हैं करने के लिए, और इसके बाद ठेकेदारी प्रथा पे वो अपनी जमीन करता है। लेकिन अभी हम लिखा पढ़ी करते हैं 1 साल के लिए, उसके बाद हमारा मन नहीं हो हम हटा देते हैं। लेकिन फिर क्या होगा? फिर बड़े उद्योगपति जो कॉर्पोरेट के हैं वो छोटे व्यापारी को आगे करके 10 साल 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट साइन कराएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट ये कहता है कि वो उद्योगपति आपकी जमीन पे लोन ले सकता है। वो उद्योगपति आपकी जमीन पे किसी भी प्रकार का एग्रो प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग लगा सकता है। यानी अब तक तो सरकार को किसानों से जमीनें अधिग्रहित करनी पड़ती थी, फिर व्यापारियों को देते थे, व्यापारी उस पर लोन लेते थे और कोई उद्योग नहीं लगाते थे, ना रोजगार आता था और किसान की जमीन चली जाती थी। लेकिन अब और आसान कर दिया। अब तो उद्योगपति व्यापारी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे आगे बढ़ाएंगे, किसान से उसकी जमीन लेंगे और किसान की जमीन पे ही उनका जो भी यूनिट लगाना होगा लगाएंगे, क्योंकि लोन उसी जमीन पर सरकार उनको देगी। किसान उसी खेत में मजदूरी करेगा और उनके उसी उद्योग में उसके बच्चे नौकर बनेंगे। यह है योजना।
इस खेल को समझिए, और इस खेल को यूं समझिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये पूरा ड्राफ्ट आया है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने एक रेट फिक्स कर लिया, अभी तो क्या होता है, सरकारों पे दबाव बनाते हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ अपना रेट बढ़ जाता है, समर्थन मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा समर्थन मूल्य का जिक्र उसमें कहीं भी नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा उस पूरे 3 कृषि अध्यादेश में कहीं भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ लिखा है, अगर आपका विवाद हो जाए तो आप एसडीएम के पास जाइए, उद्योगपति से, उद्योगपति मैंने कहा अडानी अंबानी जैसे लोग, उनकी शिकायत लेके आप जाइए, क्योंकि वो लोग, आप सोच रहे हैं मेरी तो 5 एकड़ है, मेरे पास अडानी अंबानी क्यों आएंगे? अरे भाई वो तो गांव के गांव ले लेंगे। आप जाके तो देखो, जहां हाईवे प्रोजेक्ट्स में उनकी कंपनियां काम करती हैं, उसके दोनों तरफ की जमीनें वो खरीद लेते हैं। यही होगा, गांव के गांव की पूरी जमीन ले लेंगे। आपका विवाद उनसे होगा तो आप जाइए एसडीएम के पास। 1 महीने में एसडीएम अगर आपकी बात पूरी नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत कलेक्टर के पास करिए, लेकिन कोर्ट जाने का कोई भी प्रावधान इस ड्राफ्ट में नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, कोर्ट जाने का कोई भी प्रावधान इस ड्राफ्ट में नहीं है, यानी हम कोर्ट नहीं जा सकते। और जब हम कोर्ट नहीं जा सकते, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? अडानी और अंबानी से एसडीएम कलेक्टर क्या डील करेंगे साहब? सरकारें उनके सामने नतमस्तक खड़ी रहती हैं, तो वो सरकार के कर्मचारी जो सरकार कहेगी वो करेंगे, और सरकार क्या कहेगी? जो अडानी अंबानी कहेंगे। इतने बड़े लोगों से आम किसान क्या करेगा? ज्यादातर किसान हिंदुस्तान में 5 एकड़ से कम के हैं, जो 1 एकड़ में कोई सब्जी बो देता है, थोड़ी बहुत बखेरू जानवर पाल लेता है और इसके साथ अपनी खेती करता है। उन लोगों की चीज जब जमीनें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जाएंगी तो क्या वो इन लोगों से लड़ पाएंगे? तो खेल समझिए, किसान की ही जमीन ले ली, किसान को ही अपनी जमीन में गुलाम बना दिया, औने पौने दामों पे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, पैसे देने की कोई गारंटी नहीं, शोषण यहां से चालू हुआ। और किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े उद्योगपति से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो हमारी साहब प्राइवेट मंडी है, आप प्राइवेट मंडी में आइए, सरकार तो खरीदेगी नहीं, आप सरकार से कुछ कह नहीं पाएंगे, सरकार कह देगी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम नहीं खरीद रहे। आपको 1 नेशन 1 मार्केट दे दिया है, आपको खुला बाजार कर दिया है, आप तो जाके बेचिए। और जब प्राइवेट मंडी में अपना किसान जाएगा तो वो उसके औने पौने दाम पे फसल खरीदेंगे, फिर यही बड़े बड़े उद्योगपति भंडारण कर लेंगे बहुतायत में और मार्केट इनकी मुट्ठी में होगा। यानी जिस प्रकार रेत माफिया होता है, जिस प्रकार दारू लिकर माफिया होता है, उसी प्रकार अनाज माफिया होगा। अभी भी गोडाउन वाले लोग किस प्रकार गंदा गंदा भोजन पीडीएस में बंटता है, आपने देखा है। अभी मध्य प्रदेश में जानवर के खाने वाले चावल बटे थे, केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट आई है। इसी प्रकार पूरा का पूरा फूड मार्केट अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की जेब में होगा। मनमाने दाम पे आपका आटा बिकेगा, मनमाने दाम पे आपकी दाल बिकेगी, मनमाने दाम पे आपकी सब्जियां बिकेंगी। हर चीज धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और ये तय करेंगे कि हमारी रेट क्या होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सरकार धीरे धीरे समर्थन मूल्य खत्म कर देगी, क्योंकि जब सरकार खरीदेगी नहीं तो समर्थन मूल्य कैसा? और आप सोचिए, कल्पना करिए, जब सरकारी मंडी नहीं होगी, प्राइवेट मंडी में जाके हम औने पौने दाम में बेच के आएंगे, तो यही उद्योगपति पीडीएस यानी राशन वितरण के लिए सरकार इन्हीं उद्योगपतियों से महंगे दाम पे अनाज खरीदेगी। यानी कमीशन खोरी का बिजनेस देखिए आप। किसान लुटेगा, व्यापारी मजे मौज करेगा, और जब सरकार को गरीब को राशन देने की बारी आएगी तो सरकार गरीब का राशन किससे खरीदेगी? अडानी और अंबानी से, बहुत बढ़िया उच्चतम दामों पे। समर्थन मूल्य होगा तो उस पे, और समर्थन मूल्य नहीं होगा तो जिस दाम पे अडानी अंबानी देंगे सरकार उन दामों पे खरीदेगी। तब आप समझे कि आपको इसका विरोध क्यों करना चाहिए। और आपको अभी भी लगता है कि ये किसान के हित के कार्य हैं। पूरे देश भर के किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने और किसानों ने कहा है कि इसमें अगर एक कृषि अध्यादेश और होता, समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून, अगर वो कानून होता तो ये तीनों कृषि अध्यादेश में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस बात की सुनिश्चितता हो जाती कि किसान को उसका समर्थन मूल्य मिलेगा। लेकिन उसके विपरीत क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में तो 1972 का मंडी अधिनियम था, जिसमें आर्टिकल 36A 36A कहती भी थी समर्थन मूल्य से नीचे बिकेगा तो कर्मचारी अधिकारियों पे एफआईआर की जाएगी, कलेक्टर उसका सैंपल देखेगा। लेकिन उन सबको तो रख ही दिया किनारे। उस अधिनियम को मजबूत बनाने के बजाय उसमें संशोधन करके प्राइवेट मंडी का क्लॉज डाल दिया। तो आज देश को जरूरत है 1 नेशन 1 मार्केट की नहीं, आज हमें जरूरत है 1 नेशन 1 रेट की। पूरे भारतवर्ष में हमारी फसलों का एक ही दाम होना चाहिए और उसी दाम पे खरीदी की गारंटी का कानून होना चाहिए। तो ये मांग आप सब करें, मेरा आपसे अनुरोध है। इतना सब जानने के बाद अगर आपको वाकई में लगता है कि पार्टी भक्ति में कुछ रखा है, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, तो आप झंडा उठाइए, जय जयकार करिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी
आपकी आने वाली फसल रूपी नस्ल को यह कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास खराब कर देगा। ये 3 कृषि अध्यादेश आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। तो घर से निकलिए, इनका पुरजोर विरोध करिए, क्योंकि 14 सितंबर को संसद लगने वाली है। संसद में पुरजोर तरीका होगा सरकार का कि इनको कानून में पारित किया जाए। इसलिए प्रश्नकाल भी खत्म कर दिया, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार खत्म कर दिया। तो वो लोग आएंगे, स्पीकर साहब कहेंगे दोज इन फेवर से ये, दोज इन नॉट फेवर से नो, वो ये करेंगे, बटन दबाएंगे और अध्यादेश कानून में बदल जाएंगे। हम फिर भी विरोध करेंगे, हम फिर भी विरोध करेंगे, लेकिन इन कानूनों को अमल में लाने नहीं देंगे। यह प्रण हमको, इस देश के तमाम युवा किसानों को, बुजुर्ग किसानों को, सभी किसानों को लेना होगा, क्योंकि ये 3 कृषि अध्यादेश एक के बाद एक हमारी सारी बुनियादी कृषि का जो ढांचा है हिंदुस्तान में, उसको नष्ट कर देगा। आप कल्पना कीजिए, एक भारत जैसे कृषि प्रधान देश में क्या अडानी और अंबानी खेती करेंगे? वर्षों से पैतृक जो व्यवसाय हम लोगों का रहा है, उसको छीन के सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, और झूठे सपने दिखा के कि इन अध्यादेशों से आपकी आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि ये 3 कृषि अध्यादेश आपके हक के हैं, तो आप बेशक आवाज ना उठाएं। और यदि आपको लगता है कि ये तीनों कृषि अध्यादेश आपके हक और अधिकार को छीन रहे हैं, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है किसान साथियों, यह समय घर पे बैठने का नहीं है, यह समय मुंह भाई बंद करे बैठे रखने का नहीं है, यह समय नेताओं के आगे पीछे घूम के जय जयकार के नारे लगाने का नहीं है। यह समय है ललकारने का, यह समय है अपनी आवाज बुलंद करने का, यह समय है एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ने का कि हमको 1 नेशन 1 रेट चाहिए। एमएसपी पे खरीदी की, समर्थन मूल्य पे एमएसपी पे खरीदी की गारंटी का कानून चाहिए, अन्यथा ये तीनों कृषि अध्यादेश हमको नहीं चाहिए। सिरे से इन्हें नकार करो और इन्हें अमली जामा किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में पारित नहीं होने दो, ना इनको बनने दो, और इनको सिरे से नकार करो। मेरा आपसे अनुरोध है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय किसान, जय नौजवान।